Can you identify and name the various items which are used in making life comfortable in our villages or towns? आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बता सकते हो और वो किस चीज़ से बने हुए हैं? So hello everyone, this is Jyotsna and in this video we are going to discuss chapter number 1 of class 10th Geography, Resources and Development. एवरीथिंग विच इज़ अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट, हमारे आसपास जो भी कुछ अवेलेबल है जो कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है एंड दैट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, हम उसे बोलते हैं रिसोर्स. तो बेसिकली एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज़ कॉल्ड अ रिसोर्स. नाउ ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद नेचर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. अब हम नेचर से इंटरैक्ट ही कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना. अगर हमें पेड़ों को यूज़ करना है सो वी जनरली यूज़ टेक्नोलॉजी. अगर हमें अपने आसपास एक पर्टिकुलर एरिया, कोई लोकेशन हमको अच्छी लग रही है, वहाँ पे हमें घर बनाना है, तो वी विल यूज़ टेक्नोलॉजी टू एक्सेस कि भाई वो उस एरिया का लैंड कैसा है, वहाँ पे घर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, राइट. एंड एक्चुअली ह्यूमन बींग्स क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Now we think that resources are free gifts of nature. Human beings are sometimes themselves are an essential component of resources. हम human beings खुद एक बहुत important resource हैं. हमारी intelligence, हमारी skill resource है for the country's development. तो हमने इन resources को which are basically used to satisfy human needs, हमने कुछ basis पे classify करके रखा है, अलग अलग types में बांटा हुआ है. What is that classification? पहला है on the basis of origin. So on the basis of origin, we have classified resources in two parts, biotic and abiotic. On the basis of exhaustibility, we have classified them into renewable and non-renewable resources. On the basis of ownership, we have classified them into individual, community, national and international resources. On the basis of status of development, we have classified them into potential, developed, stock and reserves. So the very first type is on the basis of origin. On the basis of origin, we have classified them into two types, biotic and abiotic resources. Biotic resources वो resources होते हैं जिनको हमने directly biosphere से obtain किया होता है, उनमें life होती है, जैसे human beings हो गए हैं, plants हो गए हैं, animals हो गए हैं, ठीक है. abiotic resources वो होते हैं जो कि non living things से बने हुए हैं, जैसे minerals, rock, metals. ओके, दीज आर एबायोटिक रिसोर्सेज. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी ख़त्म होने की क्षमता के बेसिस पे हमने कुछ पार्ट्स में बांटा हुआ है, रेन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज. जैसे कि नाम से ही पता चलता है, रेन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं बार बार, ठीक है. जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये ख़त्म नहीं होंगे. दे विल नेवर गेट फिनिश्ड एंड दे कैन बी यूज्ड अगैन एंड अगैन, ठीक है. वही अगर हम नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें, सो दे अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम. बहुत लंबे टाइम के बाद ये अकर होते हैं, इनको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं बनने में एंड ये ख़त्म भी हो जाएंगे. दे आर एग्जॉस्टिबल इन नेचर, राइट. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ओके. फॉसिल फ्यूल्स वगैरह क्या होते हैं? दे गेट एग्जॉस्टेड ओवर टाइम, ओके. नाउ अदर कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स. जैसे फार्मर है, कोई फार्मर, उसके पास एक अपना पर्टिकुलर एक लैंड है ना, वो सिर्फ उसका ही है, उस पर्टिकुलर फार्मर का ही है. आपके पास जितनी ज़मीन है वो सिर्फ आपकी है, तो वो आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं. आपका घर, आपके प्लॉट, आपके हाउसेज, आपके आसपास पानी, वेल, ये सब क्या हैं? ये सब आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं. वहीं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज जो कि थोड़े ज़्यादा लोगों के पास एक्सेसिबल हैं, जो कि आपके आसपास की कॉलोनी वाले यूज़ करते हैं, जैसे पार्क हो गया, ग्राउंड हो गए, विलेज पॉन्ड हो गया, है ना, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड, ये सब क्या हैं? दे आर कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज. अब आपकी कॉलोनी में कोई पार्क होगा, सो दैट मस्ट बी यूज्ड बाय मैनी पीपल. अगर आप गांव में रहते हो तो आपके गांव के आसपास अगर कोई ग्रेजिंग ग्राउंड है, कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे सबके जानवर चरते हैं, तो वो एक कम्युनिटी ओन रिसोर्स हो गया. भाई हम नेशनल रिसोर्सेज की बात करें तो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज दे बिलोंग टू द नेशन, ठीक है. जितने रिसोर्सेज नेशन को बिलोंग करते हैं उसे हम बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेज. कंट्री के पास कुछ लीगल पावर्स हैं कि इवन अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है वो भी गवर्नमेंट के अंडर आती है फॉर पब्लिक गुड ओनली. ऐसा ना हो जाए कि किसी एक के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाए, किसी के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी आ जाए. तो इसी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ये लीगल पावर देती है. गवर्नमेंट के पास ही लीगल पावर है टू कंट्रोल ऑल दी प्राइवेट रिसोर्सेज ऑल्सो. बट जो रोड्स हैं, कैनाल्स हैं, रेलवे हैं, दे आर व्हाट? दे आर नेशनल रिसोर्सेज. एवरीबडी यूजेज देम. अगर आप ओशनिक एरिया की बात करो तो जितनी भी चीज़ें हैं, वाइल्ड लाइफ हो गई, फॉरेस्ट हो गए, वाटर रिसोर्सेज, जो कि पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आते हैं, वो नेशनल रिसोर्सेज हैं. एंड इन ओशनिक एरिया
अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब 22.2 किलोमीटर तक की कोस्ट से जितने भी रिसोर्सेज उस पानी के आसपास आ रहे हैं वो टेरिटोरियल वाटर हैं, दे बिलोंग टू द नेशन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिसोर्सेज, कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं। वो ओशनिक रिसोर्सेज जो कि 200 नॉटिकल माइल्स से, मतलब एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए होता है। अब उस पर्टिकुलर कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के 200 नॉटिकल माइल से अगर आगे के वो निकल गए, ठीक है, अगर उसके भी आगे ओशनिक एरिया में जो भी रिसोर्सेज हैं वो किसी भी कंट्री के नहीं हैं, उसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ही यूज़ करते हैं, वो अंडर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। और अगर उन रिसोर्सेज को किसी कंट्री को यूज़ करना है तो उसके लिए उनको उन पर्टिकुलर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन भी मांगनी पड़ती है, राइट। यहाँ पे एक फैक्ट भी दिया हुआ है दैट इंडिया के पास राइट है टू माइन मैग्नीज नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ इंडियन ओशन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब ऐसे एरिया में वो मैग्नीज नोड्यूल्स लाई करते हैं जो कि हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से अलग है, दूर है, ठीक है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर इंडिया कि हमारी, तो अगर हमें कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने का राइट देता है तो दैट मीन्स दैट वी हैव द कैपेबिलिटी टू गेट फेथ फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड फ्रॉम द पीपल विच डू नॉट बिलोंग टू आवर कंट्री। आगे की कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब हमने डेवलपमेंट के स्टेटस के बेसिस पे भी रिसोर्सेज को कुछ पार्ट्स में बांटा हुआ है। व्हाट आर दोज टाइप्स? पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं बट दे हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, मतलब पोटेंशियल है बट उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। जैसे कि अगर आप इंडिया में देखो तो इन द वेस्टर्न पार्ट पर्टिकुलरली राजस्थान और गुजरात के आसपास विंड और सोलर एनर्जी का पोटेंशियल बहुत है। एक्सट्रीम अमाउंट में वहाँ सोलर एनर्जी भी मिलती है और विंड एनर्जी भी मिलती है, बट इन रिसोर्सेज को अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया है, कोई पर्टिकुलर इनको डेवलप नहीं किया गया है। सो दीज आर पोटेंशियल रिसोर्सेज जिनमें पोटेंशियल है, दे हैव द पोटेंशियल बट दे हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। वहीं अगर हम डेवलप्ड रिसोर्सेज की बात करें तो जिनको सर्वे किया गया है, उनकी क्वांटिटी क्वालिटी को डिटरमाइन भी किया गया है, उनको यूज़ भी प्रॉपर किया गया है। वी हैव द टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ देम एंड वी आर यूजिंग देम, सो दे आर डेवलप्ड रिसोर्सेज। स्टॉक की बात करें तो ये वो मटीरियल्स हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, इनके पास पोटेंशियल बहुत अच्छा है कि इनको हम यूज़ कर सकते हैं, बट ह्यूमन बींग्स ने अभी तक कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप नहीं करी है जिससे कि हम इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। फॉर एग्जाम्पल वाटर अगर आप बात करो तो इट्स अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O उसका केमिकल फॉर्मूला होता है। सो हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, बट हमारे पास कोई अभी प्रॉपर टेक्निकल नो हाउ नहीं है कि हम इसको यूज़ कर सकें, इसीलिए इस पर्टिकुलर मटेरियल को हमने बोल दिया स्टॉक। रिजर्व्स क्या है? दे आर सबसेट ऑफ स्टॉक, मतलब कि इनको हम विद द हेल्प वी हैव द प्रॉपर एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ और हम उसी टेक्निकल नो हाउ इसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। वी हैव दैट पावर टू यूटिलाइज दैम, बट फिर भी हमने इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना स्टार्ट नहीं किया है। क्यों? बिकॉज वी वॉन्ट दीज रिसोर्सेज टू मीट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कि आगे चल के फ्यूचर में फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए हमने इन रिसोर्सेज को, आप बोल सकते हो, होल्ड करके रखा हुआ है, राइट, सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। सो दीज आर रिजर्व्स। नाउ मूविंग अहेड, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज हमारे सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा बना कर रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स बिलीव दैट रिसोर्सेज ऑफ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, कि हमें नेचर ने फ्री में प्रदान किए हैं, हमने ऐसा मान लिया और इसकी वजह से हमने इसको इंडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया। हमने रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया, इतना ज़्यादा इंडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर लिया कि नाउ वी आर हैविंग सर्टेन प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दैट। व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स? अगर हम किसी भी रिसोर्स को एक्सट्रीम अमाउंट में यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो कभी तो खत्म होगा, जिसकी वजह से हमने इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया कि देयर इज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हैज स्टार्टेड। अब क्या हो गया है कि रिसोर्सेज कुछ हैंड में इतना ज़्यादा आ गए हैं, कुछ हैंड में बिल्कुल नहीं आए, जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक डिवाइड क्रिएट हो गया है। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। ऑल्सो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के यूज़ करने की वजह से इकोलॉजिकल क्राइसिस भी आई है। ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो गई, ओजोन लेयर डिप्लीशन की प्रॉब्लम हो गई, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो गई। ये सारी प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि हमने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, राइट। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग हमारे लिए इसेंशियल है, सो दैट वी कैन हैव अ सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस फॉर ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ,
राइट। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर एक टर्म आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आखिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, सो व्हाट यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स दैट डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। समझ में आया? नहीं आया होगा। चलो हिंदी में देखते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि भाई हम कुछ डेवलप कर रहे हैं, हम कोई रिसोर्स बना रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई रिसोर्स डेवलप कर रहे हैं, तो भाई तुम बनाओ, तुम डेवलपमेंट करो, बट उस डेवलपमेंट की वजह से हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए, हमारे एनवायरनमेंट पे उसका बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। और जो हम अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो अभी मॉल बना रहे हैं, जो अभी रिसोर्सेज बना रहे हैं, इसकी वजह से ऐसा ना हो कि फ्यूचर जनरेशन की नीड पे अफेक्ट पड़े कि भाई हमारे फ्यूचर जनरेशन आए तो उनके पास रिसोर्सेज ही ना बचें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहती है कि करो, डेवलपमेंट करो, रिसोर्सेज बनाओ, रिसोर्सेज को यूज़ करो, बट एनवायरनमेंट का ख्याल रखो और इस बात का ध्यान दो कि फ्यूचर जनरेशन के पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो। राइट। नाउ मूविंग अहेड, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। जून 1992 के आसपास क्या हुआ? देखो, अब इतना हमने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लिया, ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह की हज़ारों प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो जाहिर सी बात है अब थोड़ा बहुत डिस्कशन तो होना जायज़ था। इसीलिए 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में क्या हुआ, वहाँ पर बहुत सारी लगभग 100 कंट्रीज़ के हेड्स आए और उन्होंने आपस में बैठ करके डिस्कशन किया ऑन दी अर्जेंट प्रॉब्लम्स, जो कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम चल रही हैं, उन पे वो लोगों ने बैठकर डिस्कशन किया। राइट। और उन्होंने डिक्लेरेशन भी साइन किया। उस डिक्लेरेशन में इन लोगों ने एंडोर्स किया ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को एंड दे अडॉप्टेड एजेंडा 21 देयर फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। अब एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा 21 कुछ नहीं था, एक तरह का डिक्लेरेशन था जिसको 1992 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCED, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुई थी, उन्होंने मिलकर के साइन किया था। इसका एम क्या था? इट जस्ट एम्ड एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसकी हमने अभी बात करी थी, जिसकी हमने डेफिनेशन डिस्कस करी थी। राइट। अब इसमें क्या था? दे एक्चुअली ट्राइड कि हम कुछ बड़े बड़े मैटर्स जैसे इन्वायरमेंटल डैमेज हो गया, गरीबी हो गई, डिजीज़ हो गई, इसको सॉल्व करें, इसको कम्बैट करें थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन और कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स, कि भाई सारी कंट्रीज़ आपस में मिलकर के आओ, भाईचारा बनाओ और इन प्रॉब्लम्स को हम मिलकर के सॉल्व करते हैं। तो वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन एजेंडा 21। और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था कि हर कंट्री की अपनी अपनी गवर्नमेंट का एक ऐसा एजेंडा 21 होना चाहिए कि भाई मेरी कंट्री में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं और हमको उसको ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज साइंड इन 1992। ये बहुत ही एक, आप बोल सकते हो, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड इट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। सो आई होप द कॉन्सेप्ट्स वी टॉक्ड टिल नाउ दे मस्ट बी क्लियर एंड नेक्स्ट वील टॉक अबाउट इन द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।